नमस्कार विद्यार्थियों। कल क्लास में हमने देखा कि भाई पशुओं की आवास व्यवस्था के बारे में हम चर्चा कर रहे थे और आवास व्यवस्था क्यों आवास की आवश्यकता पड़ती है और उनका क्या क्या प्रकार होता है, इनके बारे में हमने चर्चा की। तो आवास व्यवस्था में हमने देखा कि जो गौवंश की आवास व्यवस्था है उसको हमने मुख्यतः दो भाग में बांटते हैं हम, ठीक है। एक तो है लूज हाउसिंग सिस्टम, खुली आवास व्यवस्था, और दूसरी जो है वो है कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम, बंद आवास व्यवस्था। नाम से जैसे स्पष्ट है, खुली आवास व्यवस्था, खुली आवास व्यवस्था में पशुओं को ओपन रखा जाता है, खुला रखा जाता है, ठीक है, बांध कर नहीं रखते हैं। और बंद आवास व्यवस्था है, उसमें नाम से स्पष्ट है इसमें भी कि बंद आवास व्यवस्था में पशुओं को बांध कर रखा जाता है, ठीक है। खुली आवास व्यवस्था में पशुओं को खोल कर रखा जाता है, खुला रखा जाता है, एक्सेप्ट जब मिल्किंग करनी है हमें, ठीक है, या इसके अतिरिक्त हम मिल्किंग के अतिरिक्त हम ये चाह रहे हैं कि भाई इसमें कोई भी दूसरी जो ट्रीटमेंट से संबंधित व्यवस्था है उनके समय ही हम इसको बांधते हैं। इसके अतिरिक्त इन्हें हमेशा क्या रखा जाता है, खुला रखा जाता है, ठीक है। और बंद आवास व्यवस्था में पशुओं को एक ही स्थान पर बांध कर रखा जाता है, वहीं पे उनकी फीडिंग यानी खान पान की व्यवस्था की जाती है, मिल्किंग सारी एक ही जगह पे बांध के उनको रखा जाता है, ठीक है। तो अब हम इस जो लूज हाउसिंग सिस्टम है, खुली आवास व्यवस्था है, उसके कौन कौन से उसकी जो यूनिट्स हैं, उसकी कौन कौन सी इकाइयां हैं, ठीक है, उनके बारे में हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। खुली आवास व्यवस्था में क्या क्या व्यवस्था होती है इसके अंदर, इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो खुली आवास व्यवस्था में क्या क्या यूनिट्स हैं, इसकी इकाइयाँ कौन कौन सी। सबसे पहले तो है कैटल शेड, पशुओं का बाड़ा होगा एक इसमें, ठीक है, पशुओं का बाड़ा होगा। ये क्या है, इस प्रकार से एक बड़ी जगह है जिसको हमने 5 फीट ऊंची बाउंड्री वाल से हम उसको घेर के एक बाड़ा पशुओं का बना दिया जाता है, ठीक है। इसमें ये इनमें प्रवेश के लिए यहाँ पे एक इसको गेट जो है हमने यहाँ पे छोड़ दिया, ये इसका द्वार है, ठीक है। ये पशुओं का बाड़ा है। इसको जब इसके चारों तरफ हम जो बाउंड्री वाल बनाते हैं ये लगभग 5 फीट ऊंची होनी चाहिए ताकि यहाँ से पशु जो है वो कूद कर दूध से इसे बाहर नहीं निकल सके। एटलीस्ट कम से कम 5 फीट ऊंची होनी चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन कम से कम 5 फीट ऊंची अपने बनानी है, ठीक है। फिर अब इस पशुओं के बाड़े में क्या और व्यवस्था होनी चाहिए। इस पशुओं के बाड़े में एक जो है वो यहाँ पे आप साइड में या बीच में कहीं पे भी मेंजर बना सकते हैं। मेंजर यानी पशुओं के खाने के स्थान, जो इसके ठान हैं वो हम यहाँ पे बना देंगे पशुओं का, ठीक है। इस प्रकार से हमने ये एक ठान जो है वो बना दिया है। ये पशुओं के जो फीडिंग मेंजर हैं उनकी एक व्यवस्था हम यहाँ पे कर देते हैं, पशुओं के ठान की व्यवस्था कर देते हैं, ठीक है। इस ठान के पश्चात का जो लगभग 5 फीट के समान जगह जो है वो इस प्रकार से इसको भी क्या कर दिया जाता है, पक्का कर दिया जाता है ताकि यहाँ पे पशु आराम से खड़ा होकर और चारा चर सके, ठीक है। इस प्रकार से पशु यहाँ पे खड़ा होके और आराम से जो है वो चारा यहाँ पे वो चर सके, ठीक है। इस प्रकार से ये एक व्यवस्था की जाती है, ठान की व्यवस्था है। और उसके बाद में यहाँ पर पक्का जो है फर्श रखा जाता है जहाँ पे पशु खड़ा होके और आराम से यहाँ पे चारा चर सके, ठीक है। इस पक्की जगह के बाद में यहाँ पे एक नाली बना दी जाती है ताकि कोई भी यूरिनल वगैरह जो है, ठीक है, वो यूरिनल वगैरह सीधा कहाँ आके, ये इसमें थोड़ी सी ढाल रखी जाती है फर्श के अंदर और वो सारा यूरिनल कहाँ पे आके इकट्ठा हो जाए, यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाए, ठीक है। तो ये जैसे हमने 2 ठान बना दिए और इनके पास की लगभग 5 फीट जगह को हमने पक्का कर दिया है, ठीक है। अब क्या है कि बारिश से बचाव के लिए जितनी दूरी पे ये ठान वगैरह है उस जगह को क्या कर देते हैं, हम पक्का कर देते हैं, यानी उसके ऊपर क्या बना देते हैं, छत बना देते हैं। तो इस भाग के ऊपर जो है वो
छत का निर्माण कर दिया जाता है। वो छत किसी भी प्रकार से, आप कच्ची यानी कि आप कच्ची छत का निर्माण कर सकते हैं हम, जैसे पुले वगैरह इनकी सहायता से हम कच्ची छत बना सकते हैं, या जो सामान्यतः आजकल काफ़ी इकोनॉमिक है, टिन शेड जो है, मतलब कि टिन लगा के और टिन शेड उसका बनाया जा सकता है। या यदि आपको कंस्ट्रक्शन पक्का भी किया जा सकता है, कंक्रीट की सहायता से उसको पक्का भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये आप एक शेड बना देते हैं, तो कैटल शेड बनाया जाता है एक, ठीक है, जिसमें नीचे क्या होगा, ठान होंगे, ठीक है। ठान के बाद में पशुओं के खड़े होने की जगह होगी और उसके बाद में एक नाली का निर्माण कर दिया जाता है, ठीक है। अब इस जगह के अंदर और क्या आवश्यकता होती है, पानी की व्यवस्था करनी है, तो पशुओं के लिए एक नांद, ठीक है, वाटरिंग ट्राउ यानी खेली की एक व्यवस्था कर दी जाती है, ठीक है। वाटरिंग ट्राउ या खेली की एक व्यवस्था कर दी जाती है, ठीक है। एक या दो खेलियों की व्यवस्था पशुओं की जितनी जो आपकी संख्या है उसके आधार पे एक या दो खेलियों की व्यवस्था की जा सकती है, ठीक है। अब दो चीज़ें इसमें जो ध्यान रखनी है वो कौन सी बातें हैं। एक तो है कि अब इसमें इस बाड़े के अंदर कितने पशुओं को हम रख सकते हैं, ठीक है। तो एक जो चीज़ आएगी कवरिंग स्पेस, और एक होगा ओपन स्पेस। स्पेस का मतलब है कि कितनी स्थान की आवश्यकता है, पशुओं को इस बाड़े में अपने लिए कितनी जगह की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसको हम दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं खुली आवास व्यवस्था में। एक तो होगा कवरिंग स्पेस और एक है ओपन स्पेस। कवरिंग स्पेस यानी जितना भाग कवर्ड है, यानी ये हमने किससे कवर्ड कर रखा है, टिन शेड से, उसको हम कवर्ड स्पेस बोलते हैं। तो ये कवर्ड स्पेस, कितनी कवर्ड स्पेस की आवश्यकता पड़ती है, इसके यहाँ पर कितनी पशु को खड़े होने के लिए आवश्यकता पड़ती है। तो एक पशु को कवरिंग स्पेस जो है गोवंश में हम बात करें तो ये लगभग 20 से 25 स्क्वायर फीट जो है कवरिंग स्पेस की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो जनरली आप मान लो जैसे एक पशु खड़ा हुआ है, लगभग उसको हम देखेंगे भाई 7-8 फीट लंबाई उसको खड़े होने के लिए चाहिए और सामान्यतः 3 फीट चौड़ाई, तो 7 या 21 या 8 या 24, ये लगभग 20 से 25 फीट स्क्वायर फीट जगह की उसको खड़े होने के लिए आवश्यकता। ये कवर्ड स्पेस क्यों बनाया हमने कि भाई गर्मी हो रही है, अत्यधिक बारिश हो रही है, तो इसके नीचे पशु आकर खड़ा हो सके या वहाँ पे आकर बैठ सके, ठीक है। गर्मी में यहाँ पे आके बैठ जाए, जितने भी पशु इसके अंदर 100-50 जितने भी हैं वो यहाँ पे इसके नीचे आकर बैठ जाएं, या बारिश हो रही है तो उसके अंदर नीचे आके खड़े हो सके, या चरते समय, ठीक है, यहाँ पे सारे पशु एक साथ में चल सके, ठीक है। तो ये कवरिंग स्पेस चाहिएगी। दूसरी है ओपन स्पेस। ओपन स्पेस यानी यहाँ पे पशु जब हैं बाहर घूम रहे हैं तो उनको कितनी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। ओपन स्पेस को हम लॉफिंग एरिया भी बोलते हैं, लॉफिंग एरिया। लॉफिंग एरिया, लॉफिंग यानी ये खुले विचरण लॉफिंग कर रहे हैं, बाहर खुली जो है घूम रहे हैं, उस समय उनको कितनी आवश्यकता पड़ती है। तो ये एक प्रति पशु के लिए ये लगभग 80 से 100 स्क्वायर फीट होती है। ये जगह कितनी होनी चाहिए, 80 से लेकर 100 स्क्वायर फीट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त अब एक और इम्पोर्टेंट जो है वो है फीडिंग स्पेस। ये तो उसको रहने के लिए जगह होगी कि भाई कितनी जगह चाहिए, ठीक है। अब एक आता है फीडिंग स्पेस। फीडिंग स्पेस का क्या तात्पर्य है, फीडिंग स्पेस का तात्पर्य है हम जब पशुओं को हरा चारा डालते हैं, अब कभी भी किसी भी डेयरी फार्म में या गौशाला में जाके देखेंगे जहाँ पे खुली आवास व्यवस्था है, जैसे उनको हरा चारा सारे के सारे पशु एक साथ में आकर चरते हैं। पानी पीते समय तो वो हालांकि एक एक पशु जिसको भी प्यास लगे वो पी लेगा, लेकिन चारा डालते समय या बंटा डालते समय वो सारे के सारे पशु एक साथ में आके और वहाँ पे चरते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि पशुओं के लिए प्रॉपर फीडिंग स्पेस नहीं है, यानी कि 50 पशु ही हैं जिनको खाने के लिए जगह है, मतलब इतना ही ठान है, 50 पशुओं के लिए ठान है, और हमने 70 पशु रखे हुए हैं या 60 पशु रखे हुए हैं, तो 10 ऐसे पशु होंगे जिनको जगह नहीं मिल पाएगी। और वो पशु कौन से होंगे, जो कमज़ोर हैं, क्योंकि जो ताकतवर होगा वो तो घुस आ जाएगा वहाँ पे,
ठीक है। लेकिन जो कमज़ोर होगा उनको पीछे धकेल दिया जाएगा, और वो कमज़ोर तो ऑलरेडी हैं, और अगर उनको पोषण नहीं मिलेगा तो वो और कमज़ोर होते जाएंगे और धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या चाहिए कि हर एक पशु को उसको प्रॉपर उसका एक ठाण मिले जहाँ पे वो प्रॉपरली चर सके। तो इसके लिए फीडिंग स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। फीडिंग स्पेस यानी चरने की जगह। तो ये जो ठाण बना रहे हैं हम, उसमें फीडिंग स्पेस ये लगभग रखा जाता है, लगभग ये मान के चलिए आप 24 इंच यानी लगभग 2 फीट, ठीक है। 20 से लेके 24 इंच है ये, लेकिन 24 इंच लगभग ये आप मान के चलिए 2 फीट जगह एक पशु के लिए ठाण में रखी जाएगी। यानी अगर 50 पशु हैं तो ठाण जो कितना लंबा बनाना है वो 100 फीट लंबा आपको ठाण बनाना पड़ेगा। कितने पशुओं के लिए? 50 पशुओं के लिए, ठीक है। तो ये स्थिति आपको ध्यान में रखनी है, ये 3 चीज़ें कि कवरिंग स्पेस, ओपन स्पेस और फीडिंग स्पेस, और उसी के अनुरूप आपको क्या बनाना है? पशुओं का बाड़ा बनाना है। जैसे कि हम बात करें कि 50 पशु हैं, कितने पशु रख रहे हैं हम एक बाड़े के अंदर? 50 पशु रख रहे हैं। 50 पशुओं के लिए कवरिंग स्पेस लगभग कितनी होगी? हम 20 से की सहायता से करें तो ये लगभग 50 पशुओं के लिए 1000 स्क्वायर फीट एरिया हो गया। 1000 स्क्वायर फीट तो क्या एरिया कौन सा हो गया? ये वाला। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? 50 फीट लंबा और 20 फुट चौड़ा हम एक शेड बना देते हैं, टिन शेड बना दिया, जिसके नीचे 50 पशु आराम से खड़े हुए रह सकते हैं। बारिश के समय या चरते समय यहाँ पे खड़े हुए रह सकते हैं, ठीक है। और लोफिंग एरिया कितना होगा? हम देखें, अगर 100 की सहायता से देखें तो 50 पशुओं के लिए लोफिंग एरिया हो गया 5000 स्क्वायर फीट। कितना हो गया? 5000 स्क्वायर फीट, यानी 100 बाई 50 का हम ये एरिया जो है वो एटलीस्ट यहाँ पे रखें। ये जो बड़ा जिसके चारों तरफ हमें दीवार बनानी है वो 100 बाई 50 का होना चाहिए, ठीक है। या 4000 से 5000 स्क्वायर फीट होता है, ये 5000 स्क्वायर फीट का हमने एरिया इसका ले लिया है, ठीक है। अब कितना लंबा ठाण बनाना है हमें? 50 पशुओं के लिए 50 × 2 यानी 100 फीट लंबा ठाण बनाना। तो 50 फीट का तो हमने ये बना दिया ठाण पशुओं के चढ़ने के लिए, और दूसरा 50 फीट का ये बना दिया ठाण, ठीक है। 2 ठाण बना दिए हमने इसके नीचे, जो ये कवरिंग स्पेस के नीचे 2 ठाण बना दिए, और यहाँ पे हमने पशुओं के लिए 2 लंबे लंबे ठाण बना दिए, 50 फीट लंबे की 2 ठाण बना दिए, ठीक है। तो जब भी कोई भी पशुओं का बाड़ा बनाना है किसी डेयरी फार्म में, तो वो हमें किस अकॉर्डिंग बनाना है, किसके अनुरूप बनाना है, वो हम इन कवरिंग स्पेस, ओपन स्पेस और फीडिंग स्पेस के अकॉर्डिंग ही हम उसका निर्माण करते हैं। ये ध्यान में रखना है पशुओं का बाड़ा, ठीक है। तो पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है पशुओं का बाड़ा, क्या चीज़ें होंगी उसमें? एक तो 4 दीवारी होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। अंदर प्रवेश के लिए गेट होगा। यहाँ पे कुछ कवर्ड स्पेस होगा। कवर्ड स्पेस यानी ऊपर से ढका हुआ, टिन शेड की सहायता से, कच्चा पक्का किसी भी प्रकार से ये ढका हुआ हो सकता है ऊपर से, ताकि बारिश के समय, धूप के समय उन पे सीधा प्रभाव पशुओं पे न पड़े, उसके नीचे वो खड़े हो सके, ठीक है। इस कवर्ड स्पेस के नीचे आपको क्या बना देने हैं? ठाण, ताकि बारिश में भी पशु जो है आसानी से चर सकें, ठीक है। और धूप के अंदर में भी यहाँ पे खड़े होकर आसानी से चर सकें। जहाँ पे ठाण बना रहे हैं उसके साथ में हम कुछ क्या है कि पक्का फ्लोर बना दिया जाता है, पक्का फर्श बना दिया जाता है, जहाँ पे पशु आराम से खड़ा हो सके, ठीक है, बैठ सके। इस फ्लोर के बाद में हम एक नाली बना देते हैं, ताकि पशुओं का जो भी एक्सक्रीटा है, उत्सर्जी पदार्थ है, वो सीधे के सीधे कहाँ आके इकट्ठे हो जाएँ? इस नाली में आके इकट्ठे हो जाएँ, ठीक है। इसके अतिरिक्त ओपन स्पेस है, ये लोफिंग एरिया या ओपन स्पेस हो गया। पशुओं के लिए पानी के लिए व्यवस्था की जाती है, वाटरिंग ट्राउ, खेली बना दी जाती है, ठीक है। एक या अतिरिक्त जो है खेलियाँ जो वो यहाँ पे बनाई जा सकती है। तो ये पहली चीज़ होगी पशुओं का बाड़ा। अब जैसे जैसे पशु हैं, जैसे कि दुधारू पशु हैं, उनके लिए अलग पशुओं का बाड़ा बना देते हैं हम। जो शुष्क पशु हैं, शुष्क गायें हैं, उनके लिए अलग बाड़ा बना देते हैं, ठीक है। जो ज्ञापीन हैं, अंतिम समय में ज्ञापीन गायें हैं, उनके लिए अलग हम बाड़ा बना देते हैं। इस प्रकार से अलग अलग बाड़े बना दिए जाते हैं, ठीक है। और जो दुधारू पशुओं का है उसके पास में हम काफ पेन भी बना सकते हैं। काफ पेन, काफ पेन यानी नाम से स्पष्ट है, किस में रखा जाता है, किसको रखा जाता है? यहाँ पे
बछड़ों को, जो नवजात बछड़े या बछड़ियां हैं, उनको हम यहाँ पे काफ पेन के अंदर रखते हैं, ठीक है। और काफ पेन के अंदर लगभग ये मान के चलिए आप जो 25 स्क्वायर फीट, ठीक है, यानी कि 10 बाई 10 का जो एक एरिया है, 10 स्क्वायर फीट 10 स्क्वायर फीट, ठीक है, इस एरिया के अंदर हम 4 से 5 काफ जो है वो रख सकते हैं, यानी एक बछड़े के लिए 20 से 25 स्क्वायर फीट जगह होगी, ठीक है। इसमें दोनों जगह इंक्लूड है, उसका ओपन एरिया प्लस उसका जो कवर्ड स्पेस, ठीक है। हालांकि इसको हम क्या करके रखते हैं, कवर्ड करके रखते हैं, ये पूरा कवर्ड एरिया ही है, लेकिन इसी में ही वो खुले विचरण करते रहते हैं। यहाँ पे उसके लिए पानी की व्यवस्था, ठीक है, या उनके चारे के लिए व्यवस्था यहाँ पे हमें कर देते हैं। और 10 बाई 10 का जो एरिया होगा उसमें 4 से 5 काफ को रखा जा सकता है, ये काफ पेन कहलाता है, ठीक है। तो बड़े जो डेयरी फार्म में उनमें एक हम टर्म देखेंगे वीनिंग। वीनिंग क्या होता है, माँ का दूध छुड़ाने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वीनिंग। तो बड़े जो डेयरी फार्म है उनमें क्या होता है कि भाई लगभग जब तक खींच आता है, खींच कोलेस्ट्रम आता है, तब तक उसको माँ के साथ में रखा जाता है, उसके बाद में माँ से अलग कर दिया जाता है। तो 3 से 4 दिनों के अंदर, 3 दिन के अंदर माँ से अलग करके और उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, काफ पेन के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में उसकी या तो किसी भी बर्तन के अंदर दूध डाल के या बोतल के द्वारा दूध डाल के उसको पिलाया जाता है और माँ को अलग रखा जाता है, ठीक है। तो कहाँ पे रखा जाता है ऐसे नवजात बछड़े बछड़ियों को, किस में रखते हैं, काफ पेन के अंदर। और लगभग एक 100 स्क्वायर फीट का जो एरिया, वो कितने काफ के लिए सफिशिएंट होता है, 4 से 5 काफ बछड़े बछड़ियों के लिए सफिशिएंट रहता है, ठीक है। इसके बाद में एक है मिल्किंग पार्लर, ठीक है, या मिल्किंग जहाँ पे की जाती है, ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं मिल्किंग पार्लर। तो यहाँ पे क्या होता है, दुधारू पशुओं का दूध जिस स्थान पे निकाला जाता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, मिल्किंग पार्लर, ठीक है। इस भाग में क्या होता है, दुधारू पशुओं का दूध जो है वो निकाला जाता है और यहाँ पर, ठीक है, ऑटोमेटिक मशीन्स के द्वारा, मिल्किंग जो मशीन्स होती है उनकी सहायता से या हैंड मिल्किंग के द्वारा यहाँ पे दूध निकालने की व्यवस्था होती है, ठीक है। इस मिल्किंग पार्लर को, ठीक है, मिल्किंग स्पेस को हमेशा क्या होता है, बहुत ही साफ़ सुथरा रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो मिल्क कलेक्ट किया जाता है वो किसी प्रकार से पेरिशेबल, ख़राब ना हो, इसके लिए यहाँ पे साफ़ सफाई की अतिरिक्त व्यवस्था जो वो की जाती है, ठीक है। जैसे कि एक मैं आपको बता रहा हूँ एक पैटर्न सा, यहाँ पे ये एक सेंट्रलाइज्ड मिल्किंग पार्लर है, ठीक है, ये सेंट्रलाइज्ड मिल्किंग पार्लर है और इसके चारों तरफ इस प्रकार से पशुओं के बाड़े बने हुए हैं, ठीक है। ये पशुओं के बाड़े बने हुए हैं, ये एक बाड़ा हो गया 1 नंबर, ये दूसरा बाड़ा हो गया 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस प्रकार से ये पशुओं के बाड़े बने हुए हैं। यहाँ पे पशु ओपन खुले विचरण करते रहते हैं। यहाँ पे पशुओं के कवर्ड स्पेस है, यानी यहाँ पे टीन शेड लगा हुआ है और इस टीन शेड के नीचे यहाँ पे ठान बने हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे नीचे ठान बने हुए हैं, ठीक है, और इसको घेरे हुए टीन शेड है ऊपर, ठीक है। और ये ओपन स्पेस है इनका, यहाँ इसके चारों तरफ सड़क बनी हुई है, यहाँ से ट्रॉली की सहायता से आएगा, यहाँ पे चारा डाल के, ये जो है लेबर जो मजदूर है वो यहाँ से चारा डाल देते हैं चारों तरफ से और ये पशु जो है यहाँ पे खुले विचरण करते रहते हैं। एट द टाइम ऑफ मिल्किंग ये पशु जो है यहाँ पे एक गेट लगा हुआ है, यहाँ से अंदर प्रविष्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ से अंदर प्रविष्ट करते हैं। यहाँ पे पशुओं के खड़े होने की व्यवस्था है, इस प्रकार से खड़े होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से पशु खड़े होंगे। यहाँ पे इनके मिल्किंग मशीन सेट कर दी जाती है, उसी समय मिल्किंग के समय ही उनको जो है कंसनट्रेट जो बनता है वो दे दिया जाता है और जैसे ही मिल्किंग कंप्लीट होती है इनको बाहर निकाल देते हैं, दूसरे पशुओं को इंटर कर लेंगे, इनको बाहर निकाल देते हैं। तो ये इस प्रकार से एक मिल्किंग पार्लर है वो रहता है, ठीक है। यहाँ से सारे जो सेंट्रलाइज
पार्लर के अंदर पशु जाते हैं और जैसे ही मिल्किंग इनकी कंप्लीट हो जाती है तो जैसे ही मिल्किंग का समय होगा पशुओं को कंसंट्रेट लेने के लिए उसके हिसाब से इनमें एक बायोलॉजिकल क्लॉक सेट सी हो जाती है और ये यहाँ पे आते हैं, मिल्किंग होती है, इनके एडर को साफ़ किया जाता है, जेटिंग स्प्रे होते हैं वहाँ से एडर को साफ़ किया जाता है और वापस ये बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये एक मिल्किंग पार्लर का मैंने एक प्रारूप सा बनाया है कि इस प्रकार से ये मिल्किंग पार्लर बनाया जाता है। ठीक है, ये हमेशा कहाँ होगा मिल्किंग पार्लर, जो भी दुधारू पशुओं का बाड़ा है उसके हमेशा पास में ही ये रखा जाता है मिल्किंग पार्लर। ठीक है, इसके बाद में कुछ और यूनिट्स हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं। एक है आपका काविंग बॉक्स। अगली जो यूनिट है वो है काविंग बॉक्स। ये वह स्थान है जहाँ पर पशु के काविंग की प्रक्रिया यानी जहाँ पे प्रसव की प्रक्रिया करवाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, काविंग बॉक्स। यहाँ पर मादा पशु के प्रसव की प्रक्रिया करवाई जाती है। ठीक है, तो जब पशु ब्याने वाला होता है उसको कुछ समय पूर्व यहाँ पे ले आया जाता है, काविंग बॉक्स में ले आया जाता है ताकि दूसरे पशुओं से उसको चोट लगने का भय नहीं रहे। ठीक है, और साथ ही साथ उसको अतिरिक्त जो देखभाल है, अतिरिक्त बंटा देना, प्रोडक्शन राशन देना है, वो यहाँ पे आके उसको दिया जा सकता है। कहाँ पे, काविंग बॉक्स में। तो अतिरिक्त देखभाल के लिए उसको यहाँ पे लाया जाता है और साथ ही साथ यहाँ पे ही फिर प्रसव की क्रिया होती है। प्रसव के पश्चात भी जैसे जब तक उसको बछड़े के साथ में रखना है यहाँ पे रखा जाता है और उसके बाद में जो पशु है उसको तो ब्याने के बाद में कहाँ पे, कैटल सेड में भेज देते हैं और बछड़े को कहाँ पे भेज देते हैं, काफ पेन में भेज दिया जाता है। तो ये काविंग बॉक्स है जहाँ पे पशु के प्रसव की प्रक्रिया करवाई जाती है। ठीक है, इसका भी जो आकार है वो 100 से 120 स्क्वायर फीट होना चाहिए। एक पशु के लिए कितने जगह की ज़रूरत पड़ती है, 100 से 120 स्क्वायर फीट। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है, हालांकि सभी इकाइयों में ये ज़रूरत होती है लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई की आवश्यकता रखी जाती है। ठीक है, साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा रखी जाती है क्योंकि एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन मेट्राइटिस, मैस्टाइटिस, ये जो बीमारियां हैं ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं प्रसव के समय। और ऐसी स्थिति में यदि साफ़ सफाई नहीं रखी जाएगी तो पशु जल्दी बीमार हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे काविंग बॉक्स को बहुत अधिक साफ़ सुथरा रखा जाता है। ठीक है, इसकी जो बिछावन है वो बहुत ही जो है पशु के लिए जो बिछावन है वो भी साफ़ सुथरी रखी जाती है, बहुत साफ़ सुथरी इसमें रखी जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, काविंग बॉक्स नाम से स्पष्ट है। काविंग मीन्स प्रसव की क्रिया। तो प्रसव की प्रक्रिया जहाँ पे जिस स्थान पे करवाई जाती है उसको हम कौन सा बोल रहे हैं, काविंग बॉक्स। एरिया क्या है इसका, 100 से 120 स्क्वायर फीट मिनिमम एरिया होना चाहिए और यहाँ पे साफ़ सुथरा इसको अतिरिक्त रखा जाता है। यहाँ पे पशु को प्रसव से पूर्व ही लिया जाता है, उसकी अतिरिक्त देखभाल की जाती है। प्रसव भी यहीं पे होगा, प्रसव की क्रिया यहीं करवाई जाती है। ठीक है, और प्रसव के बाद में पशु को यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगली जो इकाई है वो है बुल सेड। यहाँ पर जो प्रजनन योग्य जो नर पशु हैं उनको यहाँ पर रखा जाता है। कहाँ पे, बुल सेड के अंदर। ठीक है, और इसका जो एरिया है 150 से 200 स्क्वायर फीट एरिया यहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, एक बुल शेड के अंदर एक या दो बुल्स को रख सकते हैं। जनरली एक ही बुल को रखा जाता है, एक या दो बुल को यहाँ पे रख सकते हैं। एक बुल के लिए ये एरिया जो है वो सफिशिएंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रजनन योग्य नर पशु यानी जो बुल है उनको यहाँ पे रखा जाता है, बुल शेड के अंदर कहते रखा जाता है। इसके अतिरिक्त जो है नेक्स्ट जो इकाई है वो है आइसोलेशन बॉक्स। आइसोलेशन बॉक्स क्या होता है, आइसोलेशन बॉक्स के अंदर जो भी रोगी पशु होता है उसको यहाँ पर रखा जाता है। आइसोलेशन बॉक्स में किसको रखा जाता है, रोगी पशु जो होता है। मान लो कोई भी पशु रोगग्रस्त हो गया है पशुओं के बाड़े में, तो उसको वहाँ से सेपरेट करके और कहाँ रखते हैं हम, आइसोलेशन बॉक्स में रखते हैं। ठीक है, इससे क्या
फ़ायदा होता है, आइसोलेशन बॉक्स में पशु को रखने से वो रोग जो है वो दूसरे पशुओं में नहीं फैलेगा। अन्यथा वो दूसरे पशुओं के साथ में अगर मान लो रोगी पशु रहता है तो रोग के फैलने की संभावना रहती है। ठीक है। दूसरा, रोगी पशु की जो अतिरिक्त देखभाल है, उसको समय पे जो भी दवाई देनी है, उसको कितना जो राशन देना है, उसका भी हम कैलकुलेटेड करके उसको रोगी पशु को अतिरिक्त उसकी देखभाल जो है वो पोषण से संबंधित वो की जा सकती है। ठीक है। तो आइसोलेशन बॉक्स में किसको रखा जाता है? रोगी पशु को रखा जाता है, और इसका भी जो एरिया है वो 100 से 120 स्क्वायर फीट रखा जाता है। एटलीस्ट कम से कम 100 से 120 स्क्वायर फीट इसका एरिया जो वो आइसोलेशन बॉक्स में रखा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो रोगी पशुओं को यहाँ पे रखा जाता है आइसोलेशन बॉक्स के अंदर, और इसी के अंतर्गत हम मतलब कि अलग भी हालांकि रख सकते हैं, या आइसोलेशन बॉक्स को ही क्वारंटाइन बॉक्स भी बनाया जाता है। क्वारंटाइन बॉक्स, आज तो आप सभी जैसे क्वारंटीन वर्ड से सभी भली भांति परिचित हैं कि भाई जो भी कोई बीमार होता है उसको क्वारंटीन कर दो, कोरोना से जो संक्रमित हो रहा है उसको क्वारंटीन। क्वारंटीन का मतलब क्या है? अलग करना। ठीक है। तो यहाँ पे भी ये आइसोलेशन बॉक्स या क्वारंटीन बॉक्स ये एक ही है। जो भी मान लो कोई नया पशु अगर मान लो डेयरी फार्म में या फार्म में लाया जाता है तो पहले उसको कहाँ पे रखा जाता है? क्वारंटीन किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो उस पशु के कोई भी मान लो बीमारी के लक्षण प्रदर्शित होते हैं, हम नया पशु ला रहे हैं तो उसको हमारे पशुओं में जो पशुओं का समूह है उसमें सीधा एंटर करने की बजाय उसको कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए उसको अलग रखा जाता है। अलग रखने से क्या होता है? अगर मान लो उस पशु में किसी प्रकार के कोई रोग है, जो पहले से कोई रोग आया हुआ है और उसके लक्षण यदि प्रकट होते हैं तो हम उसको वहीं पे ही उसका ट्रीटमेंट कर लें, या उसके साथ में कोई भी एक्सटर्नल पैरासाइट्स हैं, टिक्स वगैरह माइट्स हैं, वो उसके साथ में आए तो उनका भी उपचार पहले ही हम करके और उसको उसके पश्चात ही हम पशुओं के बाड़े में एंटर करवाएं। ठीक है। तो ये हमारे जो पहले से पूर्ववत मौजूद जो पशु हैं उनके बचाव के लिए हम क्या करते हैं कि पशु को कहाँ रखते हैं? पहले क्वारंटाइन बॉक्स के अंदर रखते हैं, ताकि वो पशु जो है दूसरे पशुओं को किसी प्रकार से रोग से या परजीवियों से संक्रमित न कर पाए। ठीक है। तो ये मुख्य जो हैं वो इसकी इकाइयाँ होती हैं। इसके अतिरिक्त जैसे हम स्टोर रूम्स, ठीक है, स्टोर रूम अलग अलग जैसे इकाइयाँ हैं, उनके लिए अलग अलग जो पदार्थ हैं उनके लिए, जैसे कि चारे के लिए अलग स्टोर रूम किया जा सकता है, कंसंट्रेट के लिए अलग स्टोर रूम्स हम बना सकते हैं। ठीक है। सूखे चारे के लिए आपका जो कंसंट्रेट है, दाना मिश्रण है, उसके लिए अलग से हम स्टोर रूम बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी उपकरण हैं जो काम में आने वाले, डेयरी फार्म पे काम में आने वाले उपकरण हैं, उनके लिए अलग प्रकार से स्टोर रूम बनाए जा सकते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो मज़दूर हैं उनके लिए अलग से क्वार्टर्स, लेबर क्वार्टर्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो डेयरी फार्म है उसके लिए ऑफिस रूम जो है वो बनाया जा सकता है। ये विभिन्न इकाइयाँ होती हैं। तो ये किसी भी कोई भी डेयरी फार्म है या हम गोवंश के लिए खुली आवास व्यवस्था हम बना रहे हैं, अगर बड़ा हमारा समूह है तो उसके लिए क्या क्या इकाइयाँ उसके अंतर्गत होनी चाहिए। ठीक है। तो ये हमने देखा कि कौन कौन सी इकाइयाँ हमारे खुली आवास व्यवस्था के अंतर्गत किसी डेयरी फार्म में होनी चाहिए। ठीक है। तो ये आज के लिए हम खुली आवास व्यवस्था की विभिन्न इकाइयों के बारे में देखा और उनका क्या आकार होना चाहिए और कौन सी इकाई में किस प्रकार के पशु को रखा जाता है उसके बारे में हमने ये देखा है। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।